महेश मेज पर दोनों हाथों को मोड़कर उन पर सिर झुकाए बैठा था। दरवाजे पर आहट सुनते ही उसने मुंह ऊपर उठाया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। बालों को सहेजते हुए बोला, कम इन प्लीज। दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर जाते हुए उसके चेहरे की ओर देखने लगा। अरे तुम। बोलते हुए अपनी कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए मुझे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मैं मेज के एक ओर रखी कुर्सी पर बैठ गया। टेबल बेल बजाते हुए महेश ने चपरासी को बुलाते हुए मुझसे पूछा, क्या लोगे राजेश? मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन दोनों ओर हिला दी। महेश ने आंखों ही आंखों में चपरासी को कुछ निर्देश दिया। फिर चपरासी वहां से लौट गया। और कहो महेश, अब तो तुम सहायक प्रधानाध्यापक हो गए हो। सबसे पहले तो तुम इसकी बधाई लो। मैंने दोनों हाथों को उसकी हथेलियों में रखकर हंसते हुए कहा। वो मुझे देखकर मुस्कुराता रहा। पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुमने शादी कर ली। भाई, ये बात तो मेरे गले नहीं उतरी। ना बैंड, ना बारात, ना कोई शोर शराबा, बस एकदम से चुपचाप ये सब कैसे हो गया। चपरासी दरवाजे को ठक ठक करता अंदर आ गया और चाय की प्यालियों से भरी ट्रे को मेज पर रखकर खड़ा हो गया। राजेश के निर्देश पर वो दरवाजे को बंद करता हुआ चला गया। राजेश ने मेरी और ट्रे खिसकाते हुए चाय उठाने के लिए आग्रह किया। यार, तुमने मटुकनाथ की कहानी सुनी है ना, जिसने नेहा से प्रेम विवाह किया था? वह मुस्कुराकर मुझे देखता बोलता रहा हो। हाँ, मैंने चाय उठाते हुए गर्दन हिलाई। बस कुछ इसी तरह का सीन बन गया। चाय का घूंट भरते हुए वह बोला, तुम खुश तो हो ना? मैंने प्याली को थामे हुए पूछा। अब क्या कहूँ, चलो घर चलते हैं। प्याली का अंतिम घूंट मुंह में उड़ेलते हुए महेश बोला, इस समय कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने आश्चर्य से पूछा। मैं आज की क्लासेस आदि ले चुका हूँ और अब कोई ज़्यादा ज़रूरी काम भी नहीं बचा। कुछ सोचते हुए वह बोला, हो चल सकते हैं। मैंने भी चाय पीकर प्याली मेज की ओर सरका दी। चपरासी प्याली के लिए जैसे ही पहुंचा, महेश ने उससे कहा, मोनू, मैं निकल रहा हूं। मेरे एक खास दोस्त आए हैं, थोड़ा काम भी है। मुझे कोई खास बात हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। महेश ने अपने दफ्तर के दरवाजे को बंद किया। हम दोनों निकल पड़े। बाहर का मौसम अच्छा था। धूप अब कम थी। बारिश का सा मौसम था। बादल कई छोटे बड़े खंडों में बटा था, कहीं सफ़ेद तो कहीं उमड़ा हुआ। पर आसमान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देर रात तेज बारिश हो सकती है। मुझे याद है, जब पिछली मर्तबा भी मैं महेश से मिला था, तकरीबन 8 साल पहले कुछ ऐसा सा ही मौसम था। लिप्टस के लंबे ब्रिज तेज हवा में लहर रहे हैं। 2-3 स्टूडेंट हमें देखकर मुस्कुरा कर रुक गए। ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई सवाल पूछना चाहते हो, पर वो एक दूसरे की पहल का इंतज़ार करते रहे थे और कुछ ना पूछ सके। महेश काफ़ी कंफ्यूज सा लगा, मानो मन में कुछ हो पर कर कुछ और ही रहा हो। जैसे शरीर कहीं, आत्मा कहीं और ही। पहले तो वह ऐसा ना था, पर खैर, मैं उससे काफ़ी सालों के बाद मिला हूँ। फिर पहले वो गरीब आदमी था जिसके पास साइकिल तक नहीं थी, पर ये महेश गाड़ी वाला है जो नया नया सहायक प्राचार्य हो गया है। यद्यपि हम दोनों ने बचपन एक साथ जिया, पर आज हम दोनों का व्यक्तित्व बहुत भिन्न है। शायद इसी से उसने मुझे एकाएक मिलने को यहाँ बुलाया, जैसे कि उसे अंतिम बार ही मिलना हो। वो जैसा फ़ोन पर था, चिड़चिड़ा सा, बिल्कुल वैसा ही दिखा। जहाँ एक और महेश गरीबी में भी स्वयं के व्यक्तित्व और रहन सहन पर इतराता था, वहीं आज इतने अमीर आदमी होकर भी कुत्सित था। पहले वो दो एक साथियों व अपनी किताबों से ही खुश था, पर आज गाड़ी, नौकर चाकर होने के बावजूद व्यग्र था। वो अपने से ही दुखी था, जैसे कोई सजा
काट रहा हो। महेश चुपचाप था। उसने गाड़ी स्टार्ट की। मैं भी दूसरी सीट पर बैठ गया। मुझे लगा था कि महेश घर जाएगा, पर वो कॉफ़ी शॉप के गेट पर जाकर रुक गया। कॉफ़ी शॉप के अंदर कम रोशनी की हुई थी। धीमी पीली लाइट में कोई सूफी गाना चल रहा था, जिसे सुनते हुए हम दोनों उस खिड़की के किनारे मेज पर बैठ गए जिससे बाहर झाँका जा सकता था। महेश को एकटक देखता रहा। महेश बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, मानो जीवन के सारे राज आज मेरे सामने खुल गए हो। आदमी दो जीवन जीता है, एक वो जैसा होता है। महेश ने अपने मोबाइल की गैलरी खोलते हुए एक महिला की फ़ोटो दिखाई। नए ज़माने की फैशनेबल अधेड़ औरत जो शायद उसी कॉलेज में पढ़ाती है। जानते हो ये कौन है? महेश ने फ़ोटो दिखाते हुए मुझसे पूछा। तुम्हारे कॉलेज की ही कोई प्रोफेसर होगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हाँ, ये स्नेहा है, प्रोफेसर स्नेहा, और तुम्हारी भाभी। वो महिला जिसकी वो फ़ोटो दिखा रहा था महेश से बड़ी लग रही थी। फ़ोटो को करीब लाकर मैंने देखा, ये तो काफ़ी प्रसिद्ध किंतु विवादास्पद महिला प्रोफेसर है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इस प्रोफेसर महिला ने अपने किसी स्टूडेंट से प्रेम विवाह कर लिया है। पर ये क्या वो तुम थे? यह महेश को एकटक देखता रहा। महेश बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, मानो जीवन के सारे राज आज मेरे सामने खुल गए हो। आदमी दो जीवन जीता है, एक वो जैसा होता है, पर दूसरा जिसे वो भोगता है, अर्थात बहुत कष्टदायी होता है, जिसमें आदमी अपनी चेतना भूल जाता है और फिर जो बचता है वो असल से कोसों दूर होता है। मंद मंद संगीत काफ़ी मधुर था, किंतु महेश की इस बात को सुनने के पश्चात मानो हर तरफ शून्य ही नजर आ रहा था। खिड़की के बाहर की हवा दरवाज़ों पर आघात करती हुई बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर दरवाज़ों से टकरा कर वापस लौट जाती थी। पल भर के सन्नाटे के पश्चात गीत से पूर्व वायलिन गूंजा। महेश रुआ सा दिखा, मानो वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। एक दो मेनू को बगल में थामे हुए वेटर दो कॉफ़ी लाकर खड़ा हो गया और मेनू को टेबल पर रख के हल्की मुस्कुराहट के साथ हमें देखने लगा। बर्गर के ऑर्डर मिलते ही वेटर चला गया। तुम नहीं जानते कि हम दोनों ही दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, महेश ने गंभीर होकर कहना शुरू किया। कैसे? मैंने महेश की हथेली को उंगली से दबाते हुए पूछा। तुम जानते हो ना कि मैं एमए के दाखिले के लिए यहाँ पहुँचा था, ग्रेजुएशन के पश्चात। हाँ हाँ, फिर मैंने कहा, मेरे एडमिशन के लिए स्नेहा ने सिफारिश की थी, शायद तभी मुझे इतनी नामी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था। क्योंकि यहाँ नंबरों से अधिक किसी नामी आदमी से जान पहचान की ज़रूरत कहीं अधिक है। मैं एमए में पढ़ने लगा। इन्हीं मोहतरमा ने मुझे हॉस्टल की सुविधा दिलवाई थी। तुम तो जानते ही हो कि हम लोग छोटे कस्बों से ताल्लुक़ रखते हैं, यहीं पढ़ना रहना हम जैसों के बस में कहाँ। निराशा से भरा चेहरा बोलता रहा। मैं उन दिनों पढ़ाई में अव्वल था ही, सो सब मुझ में दिलचस्पी लेते थे। क्लास में मेरे मार्क्स अच्छे रहते थे और शायद इसलिए स्नेहा भी। आरंभ में स्नेहा मैडम थी जो अपने पति के साथ छोटे से घर में रहती थी। मेरा नोट्स आदि के सिलसिले में अक्सर उनके यहाँ आना जाना था। वो मुझे लाइब्रेरी आदि से भी अपने नाम से किताबें इशू करवा देती थी। मुझे उन दिनों ये सब अच्छा लगता था क्योंकि शिक्षक की इतनी तवज्जो, किंतु मुझे नहीं पता था कि वो मुझे दिलो दिल चाहने लगी थी। और कई मर्तबा वो मेरी पीठ थपथपाते हुए मुझसे लिपट तक जाती थी। कभी कभार ऐसा होना शायद गलती या भूल से हो सकता है, पर अब तो रोज़ बात बात पर मेरे हाथों को चूमना, मेरे हाथों को सहलाना और घंटों मुझे प्रेम से निहारना आम बात होने लगी थी।
मैंने उन्हें बताना चाहा कि आप विवाहित हैं और शिक्षिका के पद पर हैं, ये सब आपके लिए उचित नहीं, पर उनके दिलो दिमाग पर मोहब्बत का भूत सवार था। वह हर पल किसी न किसी बहाने से मुझसे मिलने की कोशिश करती और उनकी निगाहें मुझे ही ढूंढती। 2-3 सालों में वो अपने कॉन्टैक्ट से इतना अमीर हो गई, पहले प्रिंसिपल की और फिर कई मंत्रियों के साथ संबंध रखकर वह अमीर होती गई। मैं भी अंधे झूठे प्रेम में उनकी ओर खिसकता गया। उन्होंने सबको एक एक करके छोड़ दिया और सबसे भरपूर फ़ायदा उठाया। मुझे लगा कि वह मुझसे सच्चा प्रेम करती है, पर उन्हें केवल साथ चाहिए था जो उन्हें मुझसे मिलता रहा। कॉफ़ी के मग हमारे सामने थे। बगल वाली टेबल पर बैठे एक युवा कपल एक दूसरे के हाथों में हाथ दबाए बैठे थे। जैसे ही गाने का अंतरा बदलता, वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए गाने लगते। टेबल पर बैठा आदमी यद्यपि आधा गंजा था, पर था बेहद रोमांटिक। लड़की के बाएं हाथ को चूमते हुए वह संजीदा होता जा रहा था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। गाना बदलते ही वो इधर उधर देखने लगे, जैसे गहरी नींद से अभी अभी जागे हो। तुम जानते हो, स्नेहा ने मुझे एक दिन ऑफर कर दिया। महेश ने एक सिगरेट सुलगाई और बाकी बची हुई डब्बी को मेरी ओर कर दिया। मैंने गर्दन दोनों ओर फेरते हुए उसे कंटिन्यू करने को कहा। डाइनिंग टेबल की कुर्सी निकाल कर उन्होंने मेरी ओर बढ़ा दी और सामने वाली कुर्सी पर वो स्वयं बैठ गई। पीक गाउन में वे उस रोज़ ज़्यादा ही खिल रही थी। जानते हो, एक रोज़ जब परीक्षा आरंभ होने वाली थी, मैंने एक प्रश्न के डाउट्स के लिए मैडम को रात में फ़ोन लगा दिया। उस समय 8 बजे थे। उन्होंने कहा कि तुम एक मर्तबा घर आ सकते हो। मैंने क्यों पूछा, तो उनका जवाब था कि इस टॉपिक पर उनके पास कुछ किताबें व नोट्स हैं जिनकी सहायता से यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सकता है। मैंने बिना सोचे देर ना लगाई और स्नेहा मैडम के यहाँ पहुँच गया, पर ये क्या, बोलते बोलते वह रुक गया। मैं उसे देखता रहा। उसकी आंखें खुली थी एक अजीब उत्साह से, चूँकि अब तक उसे भी ये सब अच्छा लगने लगा था। बताता रहा, ना जाने क्यों उस रोज़ उनका घर पर बुला लेना मुझे अच्छा लग रहा था। शायद एक ओर उनका मेरे प्रति, मेरी शिक्षा के प्रति इतनी परवाह, एक अनजाने शहर में मुझ जैसे मुसाफिर स्टूडेंट को कोई इतनी तरजीह दे, घर बुलाकर इज्जत दे, किताबें दे और कठिन टॉपिक को समझाने में सहायता करे, मेरे लिए एक अच्छा मौका था कि मैं परीक्षा से पूर्व इस टॉपिक को गहराई से जान सकूं। मैंने देर ना लगाते हुए उनके घर का रुख किया। उनका दरवाज़ा खुला। वे बालों को जूड़े में बांधते हुए सामने आए। मुझे लगा कि उनके पति घर पर होंगे। मैं हल्की मुस्कुराहट के साथ घर के अंदर घुसा, पर अंदर शायद कोई नहीं था, क्योंकि घर में कोई आहट नहीं थी। डाइनिंग टेबल की कुर्सी निकाल कर उन्होंने मेरी ओर बढ़ा दी और सामने वाली कुर्सी पर वो स्वयं बैठ गई। पिक गाउन में वे उस रोज़ ज़्यादा ही खिल रही थी। उससे पहले मैंने इस तरह उन्हें कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा, सर नहीं है क्या? मेरी बात पर वे मुझे देखती रही। क्यों, उनसे भी मिलना है क्या? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा। मैडम, आप कुछ किताबें और नोट्स आदि बता रही थी। मैंने नीचे देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, अभी देती हूँ, सब कुछ देती हूँ, वे बोली। उनका चेहरा खिला था। घर में हम 2 लोग ही थे। पता चला कि वे अपने पति से बिल्कुल खुश नहीं हैं, बल्कि मुझसे ही सब चाहती है, जो उनके साथ कभी नहीं चाहती। और उनके पति उस रोज़ वहाँ नहीं थे, किसी काम से किसी दूसरे राज्य में गए हुए थे। बात करते करते वो उठी और किताब नोट्स मुझे थमाते हुए बोली, अच्छा एक बात बताओ, डू यू लव मी? मैं कुछ ना बोल सका। कमरा महक रहा था। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। मैं उन्हें अपलक देखता रहा। उस रोज़ भी वो हो गया जो शायद नहीं होना था। मुझे पहले तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है, पर धीरे धीरे मुझे भी अब अच्छा लगने लगा।
और आई लव यू मैडम मैंने उनसे चिपक कर कहा। मेरी एमए पूरी हुई, परिणाम मनमाफिक रहा। मैडम ने मुझे पीएचडी करने का ऑफ़र दिया, वो भी उन्हीं के अंडर। अब मेरे लिए पीएचडी करना ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि उसके उपरांत ही मैं उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता था। मैंने इस ऑफ़र की एक झटके में लपक लिया। मैं सीज के दौरान अक्सर ही उनके यहाँ जाया करता था। दो एक बार उनके पति को काफ़ी उपेक्षित पाना और महसूस किया कि वो उनसे छुटकारा चाहती थी। बगल वाली टेबल की ओर देखा, वहाँ के लोग बदल चुके थे। हमें भी बैठे काफ़ी समय हो चुका था। वेटर हमें देखता हुआ करीब आकर बोला, जी सर, और कुछ चलेगा? हाँ, जो कुछ भी खास हो यहाँ दो, ले आओ। मैंने उसको मुस्कुरा कर कहा। एक रोमांटिक गाने की धुन पर पैर की थाप साथ साथ चल रही थी। दूर कोने में स्नेहा एक दूसरे की आंखों में खोए हुए दिखाई दे रहे थे। पीली रोशनी में चेहरे उन्माद से भरे प्रतीत हो रहे थे, मानो सारे जगत का प्यार यहाँ बैठे लोगों की आंखों में ठहर गया हो। अब हम यानी मैं और स्नेहा मैडम खुले में मिलने लगे थे। महेश गंभीर होकर बोलने लगा, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। जाने मुझसे कोई मेरे सारे पापों का हिसाब के बदले में मेरी जान मांग रहा हो। मैंने मना करना चाहा, पर उन्होंने तलाक के कागज़ मुझे दिखाते हुए कहा कि देख लो, मैंने तो तुम्हें पाने के लिए सारे बंधनों को तोड़ दिया है, पर ये सब आप क्यों कर रही हैं? मैंने सकपकाते हुए मैडम से पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं सच्चाई से मुंह मोड़कर पल भर के लिए खुश हुआ। एक नौकर दौड़ा हुआ महेश के पास पहुंचता है और उसके हाथों से बैग से लेता है। महेश डाइनिंग टेबल पर बैग रखकर वारावेसिंग में हाथ धोते हुए राजेश को देखता रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ठीक है क्या गलत। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं झूठे आनंद की है, मैं अपना जीवन दांव पर लगा रहा हूँ। क्या ये सही था? मुझे नहीं मालूम। महेश की आंखें नम थी, जैसे वो कोई सजा काट रहा हो। अब मैंने महेश के कंधे को ठेलते हुए पूछा, अथवा बस जी रहा है जैसे तैसे? आरंभ में सब ठीक लगता है, पर धीरे धीरे जैसे ही जिंदगी की सच्चाई से रूबरू होते जाते हैं, सब अलग होता है। जैसा आदमी पहले दिखता है वैसा वो असल में तो नहीं होता, क्योंकि इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक जो हमें दिखाई देता है और दूसरा जो जस्ती चेहरा होता है, जिसे हम साथ रहकर ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसने अपने पति को छोड़ा मुझे पाने के लिए, और अब लगता है कि वो मुझे भी त्याग देगी। वह रूह सा होकर बोलता रहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? राजेश ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। मेरे साथ स्नेहा से विवाह के पश्चात में मैं अचानक कुछ लड़कों को पढ़ने के बहाने आते देखा है। वह कुछ ज़्यादा ही खुशमिजाज औरत है, जिसे हर वक्त कोई ना कोई मर्द चाहिए जो उसे खुश रख सके। मैं जब से यहाँ आया है उसे हमेशा युवा मर्द से घिरा देखा है। वह पूज्य श्री में विश्वास रखती है। पहले पहल जब मुझे भी लगा था कि मैं भी उसके प्रेम में गिरना हूँ, यकीन मानो अच्छा लगता था, पर शादी तो हर वक्त संग रखने का बहाना था। आज की जब चाहे मुझे भला बुरा कह देती है। यदि मैं कुछ भी रोक टोक करूं तो वो मेरी पीएचडी पूरी ना करने की धमकी देती है। साथ ही बोलती है कि वो जब चाहे मुझे नौकरी से निकलवा सकती है। जेब से रुमाल निकालकर नाक पोंछते हुए वह एक पल के लिए रुका और गला साफ करते हुए बोला, तुम नहीं जानते कि उसके कितने लोगों से संबंध है, प्रिंसिपल से भी। तभी शायद उसकी इतनी चलती है। यदि वे मेरे साथ खुश है, पर मुझे उसके मुताबिक ही जीना होगा। जैसा वो चाहे शायद उसी तरह सब करना होगा। आँखों पर पट्टी बांधकर जीना होगा, या ऐसे जाहिर करना होगा कि कोई कुछ नहीं जानता और जो चल रहा है वही ठीक है। सहसा महेश का फ़ोन बजा। उसने कानों पर फ़ोन लगाकर बोला, हेलो कौन? मैं बोली,
आप भी? राजेश मेरा दोस्त है, आज ही गांव से आया है। हाँ हाँ, मैं उसी के साथ हूँ। आपकी बताया तो था, क्या भूल गए हो? कोई बात नहीं, हो बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ, कहकर महेश फ़ोन कट करता हुआ इधर उधर देखता है। टेबल पर बैठे सभी एक दूसरे में व्यस्त हैं और इतने व्यस्त कि आसपास उनके क्या चल रहा है किसी को कोई खबर तक नहीं। पीली रोशनी में खोए ऐसे अभ्यस्त चेहरे जो रोज़ किसी न किसी रूप में किसी नए साथी को तलाश ही लेते हैं अपनी शारीरिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए। अच्छा महेश, मैं आज रात को ही लौटूंगा, राजेश ने महेश के हाथों को छूते हुए कहा। आज तो श्रीतेश आर्य में देखते हुए पूजा हो। हाँ, राजेश ने फिर दोहराया। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आओ एक बार तो घर चले, स्नेहा से तो मिल लें, बस एक मर्तबा। नहीं नहीं राजेश, एक मर्तबा तो मिल ही तो तुम भी कम से कम। तुम तो ओके महेश, पर मुझे रात को ही निकलना है और भी 10 बजे की ट्रेन से, राजेश ने जोर देते हुए कहा। ओके मेरे बाप, अब चले महेश। राजेश का हाथ पकड़े हुए चलता है। पैरा बिल के साथ टिप लेकर मुस्कुराता हुआ लौट जाता है, पर पहुंचकर वाह क्या घर है महेश, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। एक नौकर दौड़ा हुआ महेश के पास पहुंचता है और उसके हाथों से बैग ले लेता है। महेश डाइनिंग टेबल पर बैग रखकर वाशबेसिन में हाथ धोते हुए राजेश को देखता रहा। एक छोटे कद का नौकर तौलिया लिए पास ही खड़ा है, जिसे वो महेश के हाथों में थमा देता है। नमस्कार मैम कहूँ या भाभी? स्नेहा सामने दिखती है। राजेश हाथ जोड़कर नमस्ते करता हुआ मुस्कुराने लगता है और हतप्रभ होकर सारे घर को, नौकर चाकरी को देखता रहता है। ओह, तो आप हैं राजेश, आइए। स्नेहा ड्राइंग रूम की ओर बढ़ने का निर्देश देती हुई आगे बढ़ती। चमकदार घर दूधिया रोशनी से निहाता हुआ दिख रहा है, इतना कि एक सुई भी गिर जाए तो साफ गिरी नीले घर में लहराते कीमती पर्दे, दीवारों घर नक्काशी देखते रखनी है। जमीन पर चमकदार कालीन, किनारी पर सुंदर सजे सुगंधित गमले घर को रंग महल की सी शक्ल देते थे। आधुनिक पढ़ी लिखी तेजतरार युवती, गठा हुआ बदन, कंधे पर लहराते बाल, सफ़ेद मोतियों से दांत, उम्र करीब 40 पर, चेहरे पर ताजगी। अच्छा बताइए कि क्या लेंगे, जूर चाय या कौन? मद भरी आंखों से देखते हुए भी पूछती है। नहीं भाभी, कुछ नहीं, मुझे तो बस एक पल आपको देखने की तमन्ना थी, हो देख लिया। रियली आप बहुत सुंदर हैं, शायद महेश ठीक ही कहता था। अच्छा बोलिए, तो क्या कहा है आपकी महेश जी ने हमारे बारे में? कोई बुराई तो नहीं की ना? एक भिंडी सी मुस्कुराहट के साथ आंख मारते हुए महेश को देखती हुई राजेश से पूछती है। ओ नहीं भाभी, वे तो बहुत तारीफ़ कर रहा था आपकी। रियली अच्छा, मुझे आज ही निकलना है और अब मैं निकलूँगा, फिर मेरी ट्रेन का समय भी तो है, रात 10 बजे का। राजेश घड़ी की सुइयों को देखते हुए बोलता है। क्या कहा, 10 बजे? स्नेहा हंसती हुई कहती है। महेश आपको एलोड़ आएंगे, फिर अभी ही 7 ही बजे है। साड़ी के पल्लू को उंगली में लपेटते हुए मोहतरमा कुछ बोलती, तभी जूस का जार थामे एक बुजुर्ग मर्द नौकर प्रकट हुआ, गिलास में जूस भरते हुए। एक पल राजेश की तो दूसरे योर स्नेहा की तरफ देखता है। अरे नहीं बाबा, बस थोड़ा ही, राजेश बुजुर्ग को बीच में ही टोकता हुआ कहता है। तुमने बताया क्यों नहीं कि इनको आज ही लौटना है? स्नेहा को देखते हुए बोलती है। मुझे 7 को नहीं पता था कि ये आज ही। महेश टाई खोलता हुआ बताता है। महेश राजेश को घर दिखाने लगता है। आओ तो तुम्हें अपना कमरा दिखाऊं। 2-3 मिनट के बाद ही कमरे से बाहर निकलते हुए, तेज हंसने चहकने की आवाज़ें सुनते हुए बगल वाले कमरे में झांकते हुए देखते हैं कि कमरे में स्नेहा 2-3 कॉलेज के लड़कों के साथ कमरे में बैठी हंस हंस कर बातें कर रही है। महेश आंखें मूंदता राजेश को वहां से आगे ले जाकर कोने में खड़ा हो जाता है। देख ली भाई, मेरे भाई अब आँखों से यहाँ मेरे ही सामने ये सब चलता है। रोज़ ही मुझे ये सब पसंद नहीं, पर इससे किसी को
क्या सोचता हूँ मैं भी गांव चलूँ, पर ये मुझे इतना बदनाम कर देगी कि मैं कहीं का नहीं रहूँगा। पर मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आदमी के पास एक ही तो ज़िंदगी है, जैसे चाहे जिए, हंसकर या रोकर। राजेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नौकरी, पीएचडी आदि से मेरा जी रुतबा है। लोगों के बीच ही सही एकदम से मैं ख़त्म कर देगी। क्या करूं? जो है यह ठीक है या गलत, घर में रह कर ये सब सोचने की शक्ति तो चली गई। एक पुरानी डायरी राजेश को दिखाता हुआ पूछता है कि जानते हो इस डायरी को? हाँ हाँ, कैसे भूल सकता हूँ, राजेश ने जवाब दिया। अच्छा, रजनी कैसी है? राजेश की और दुखी मन से देखते हुए महेश पूछता है। उसने पिछले साल शादी कर ली। महेश यह सुनकर ठिठक जाता है। रजनी शादी होने से पहले तक तुम्हें पूछती रखी, कितनी ही बार तुम्हारा पता जानना चाहा, पर जब कुछ ना हो सका तो उसके पिता ने पास ही शहर में उसकी शादी कर दी। पर अब वो बहुत बुरा दिखाती है। सच्ची? महेश चुप खड़ा सिसकता हुआ। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, राजेश घड़ी देखते हुए बोला। महेश गले मिलकर चलने लगता है। रुक जाओ, दो एक रोज, महेश ने आग्रह किया। नहीं, बड़ी बहन आई हुई है, वह बीमार है। यकीन करो कि फिर आऊँगा जल्दी ही। इस बार तो अचानक ही आना हुआ, पर अगली बार पक्का कहकर यह चलने लगता है। ठहरी, मैं छोड़ जाता हूँ। महेश बोला। नहीं नहीं, मैं ऑटो रिक्शा से चला जाऊंगा। एक बड़े से बैग में कुछ सामान और पैसे, गिफ्ट वगैरह राजेश को थमाते हुए महेश कहता है। भैया वे तुम रख लेना, मेरा तो अब गांव में कोई नहीं। तुम ही जानते ही हो कि वहाँ माँ है, न बाप है, न भाई बहन कोई है ही नहीं। मैं ही अकेली हूँ जो यहाँ आकर यहाँ का होकर रह गया हूँ। अब जैसा हूँ यही रहकर जी सकता हूँ। इस मजबूरी समझो या मेरी नियति। अब इनके साथ ही मेरा जीवन है। यहाँ से निकलते ही मेरे सारे रास्ते खत्म। पास ही रखे एक्वेरियम में छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों के भय से ऊपर नीचे इधर उधर दौड़ रही है। हल्की भीगी रंग की मछलियों के पंख यहाँ पे लहरा रहे हैं, पर उनके खुले मुख से निकलती यानी किसी भयानक भीख से कम नहीं लग रही थी। जैसे आज़ाद पक्षी को सोने के पिंजरे में कैद कर लिया हो और उसे जीना है तो वहीं जीना होगा, वरना आके पंख कतर दिए जाएंगे, जिससे ना उड़ सकेगा और ना शायद जी ही सकेगा। राजेश लौट गया। महेश राजेश को छोड़कर तकरीबन 11 बजे घर लौटा। शांत घर में हंसी की फुलझड़ी सुनाई पड़ रही थी। महेश ने स्नेहा का दरवाज़ा खोला। वो कॉलेज के लड़कों के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। महेश एक पल रुका और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।